नमस्ते दोस्तों, सीक्रेट ऑफ अल्टीमेट लिविंग में मैं मिताली आपका स्वागत करती हूँ। अलग अलग इमोशंस के बारे में हम पिछले कड़ी में चर्चा कर रहे थे। कई बार रिश्तों में हमें यह महसूस होता है, वर्षों से हम साथ में रह रहे हैं और हमें सब कुछ पता है, हम सब कुछ जानते हैं, और इसी बाह में आकर कई बार हम इस तरह से जजमेंट देते या कंक्लूजन निकालते, जैसे मैंने पिछली कड़ी में भी कहा था कि जो लड़की मेरे पहचान वाली थी, उसने विदाउट उसका सुना उसके ऊपर पत्थर फेंका था। तो कई बार हमारे हाथ से इस तरह की गलतियां हो जाती है और हम एक लेबल लगा देते हैं। ये क्यों होता है, इसके बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे डॉक्टर सचिन के साथ में। उनका मैं बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। नमस्ते, ओम शांति। ओम शांति। जैसे पिछली कड़ी में आपने बताया कि ईक्यू माना अपनी भावनाओं को समझना और सामने वालों की भावनाओं को समझना, पर कई बार हमें लगता है कि हमने समझ लिया है और तभी जाकर हम कुछ कंक्लूजन निकालते या जजमेंट देते। तो क्या वो सही है? कई बार हम समझ लेते कि हमने समझ लिया, लेकिन समझा नहीं होता है। देखो, एक इंसान को या व्यक्ति को समुंदर की तरह समझना चाहिए, जिसको हम आइसबर्ग फिनोमेना भी कहते हैं। हमको केवल व्यक्ति का 10% ही पता रहता है, भले आप कितने भी साथ में हैं, 90% नहीं पता होता है। जैसे अगर मैं अभी आपको पूछूं कि आप मुझे देख रहे हैं, आप क्या कहेंगे? जी आप मुझे पूरी तरह से नहीं देख रहे, आप मेरे शरीर के आगे का हिस्सा देख रहे हैं। पीछे जी क्या है आपको नहीं पता ना, जी है ना। पीछे मेरे कुछ भी हो सकता है, मेरे शरीर के ऊपर पीछे गांठ हो सकती है और कुछ हो सकता है। जी आप आगे से देख रहे हैं। ऐसे हम व्यक्ति को ना केवल बाहर से जज करते हैं, जी या अभी तक जितने भी साथ में जी रहे हैं उससे हम जज करते कि ये सिचुएशन में इसने ऐसा बिहेव किया तो मोस्ट प्रोबेबली ये ऐसा ही करेगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो ऐसा ही करेगा, जी हो सकता है वो बदल जाए। इसी को हम कहते हैं कि हमने अच्छी तरह से समझा नहीं है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ, पिछले बार भी हमने देखा कि हर व्यक्ति का अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस एंड पावर, ये 3 शब्द है। समझ, उसकी जागृति की अवस्था और जी उसकी शक्ति जी अलग होती है। इवन एक दिन में भी उसकी अलग होती है। आपने सुबह किसी को गुस्सा करते हुए देखा तो जरूरी नहीं कि शाम को भी वो उसी अवस्था में, हो जी सकता है बहुत वो बार बदल ऐसा जाए। होता है, हम अभी गुस्सा करते हैं, थोड़ी देर के बाद हमारा मूड एकदम ठीक हो जाता है। हाँ इसको कई बार हम मजाक में आजकल कहते हैं बहुत whimsical हो गया है। हाँ तो बार बार चेंज होना, शायद ये गलत वर्ड हो सकता है, हाँ। लेकिन जैसे आपने कहा कि ये चेंज होती है चेंज सिचुएशंस। होती रहती है। बहुत से कम लोग हैं जो स्टेबल रहते थ्रू आउट। तो हमको किसी को भी लेबल नहीं लगाना चाहिए। क्या होता है कि अभी पेरेंट्स की बात मैं कहता हूँ कि पिताजी घर पे आए, राजू को बोला राजू पानी लाओ, तो राजू ने पानी लाया, तुम अच्छे बेटे हो। तो बाद में दूसरे दिन आए और उस दिन राजू का कुछ मूड ठीक नहीं था, राजू ने पानी लाया नहीं, तो राजू तुम अच्छे बेटे नहीं हो। जी ठीक है ना। तो हमने क्या किया, वो एक्ट के साथ में लेबल लगा दिया कि आप अच्छे नहीं हो। उस समय हमको ये कहना चाहिए कि राजू तुम अच्छे हो, लेकिन तुमने पानी नहीं लाया, ये अच्छा नहीं किया। जी ठीक है उसको ना। बहुत क्लियरली हमको डेफर करना जरूरी है। हाँ, डिफर करना जरूरी है कि कोई व्यक्ति समझो एक बार 2 बार गलती करता है तो ये नहीं कहना चाहिए कि ये है ही ऐसा। फाइनल जजमेंट नहीं दो, आप ये कहो कि अभी ऐसी अवस्था है लेकिन ये व्यक्ति अच्छा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है परमात्मा हम सबको उस दृष्टिकोण से देखता है। राजयोग में भी हमको परमात्मा ने यही सिखाया है। बहुत अच्छी बात हमको शिव बाबा ने बताई। अगर आपको किसी को शिक्षा भी देनी है ना, तो शिक्षा या समझ देनी है तो सीधा नहीं कहना चाहिए उसको जी कि तुमने ऐसा ऐसा किया, तुम्हारे वजह से मैं नहीं। पहले उसकी विशेषता का वर्णन करो कि देखो भैया, तुमने ये काम अच्छा किया था, तुमने वो भी काम अच्छा किया था, तुम्हारे अंदर ये विशेषता है, लेकिन आज ये हुआ ना, ये अगर आप ऐसा करते तो मेरे को बहुत खुशी होती। जी तो आपने क्या किया, पहले उसमें शक्ति भरी, पहले उसकी विशेषता याद दिलाई, तो बाद में वाली जो बात है ना वो उसको फील नहीं होगी। तो इसमें क्या होगा कि आपने अपनी बात भी कही थी, साथ में रिलेशनशिप्स को भी मेंटेन किया। जी तो ये तरीका हम अगर इस्तेमाल करते हैं और सच्ची दिल से हम इस्तेमाल करते हैं, तो व्यक्ति को पता चल जाता है कि इसने मेरा दिल नहीं दुखाया है और ये मेरा अच्छा ही चाहता है, ये मेरा जी दोस्त है, और ये रिलेशनशिप को तोड़ना नहीं चाहता है बल्कि मेरे को सुधारना चाहता है। जी मतलब हम ऐसा ना समझ ले कि हमको सब कुछ पता चल गया है। हाँ मुझे याद आती है यहाँ पर बात, कुछ समय पहले मैं बाहर थी, फॉरेन थी, तो वहाँ पर एक कल्चर है कि हमको सिखाया जाता था ट्रेनिंग में जॉब के ऊपर कि आपको इस तरह से बात करना है, बहुत पॉलिश लैंग्वेज आपको यूज करना है, हंसना है, यहाँ से भी हमको सिखाया जाता था किस तरह से आपको स्माइल देना है,
जब कस्टमर आते हैं तब कैसे उनको बाय करना, कैसे हाय करना, कैसे उनका वेलकम करना। और मैं देख रही हूँ कि अभी पिछले कुछ समय से भारत में भी पूरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में वो एक कल्चर आ चुका है, जिसी को आप ईक्यू कहते हैं। लेकिन कई बार यहाँ पे बहुत आर्टिफिशियल लगता है हमको, या लगता है हम बहुत पॉलिश लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, या भारत में कई बार इसको ओवर स्मार्ट समझते हैं, या लगता है कि ये अननेसेसरी अपने आप को बहुत ओपन अप करना चाहते हैं। तो क्यों ऐसा होता है जब हम ईक्यू यूज कर रहे हैं मतलब चाह रहे हैं कि कुछ अच्छा हो, फिर ऐसा क्यों होता आपने है? ये 3-4 बातें जो कही ना कि कल्चर ऐसा था हम्म, विदेश का, भारत में ऐसा कल्चर है, अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं या ज्यादा ईक्यू का ट्रेनिंग आ रहा है, ये सब फिर से मैं कहूंगा ये सब लेबल्स है। हैविंग सेड दैट, मैं ये जरूर कहूंगा कि एक साइकोलॉजी या एक इलाज का हिस्सा है जिसको हम बिहेवियरल थेरेपी कहते हैं। बिहेवियर थेरेपी में क्या है कि व्यक्ति को कैसे बदला जाता है कि जब उसका एक्शन या उसकी कृति बदलती जाती है तो उसके सोच में भी उसका असर पड़ता है, ठीक है ना। जी जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं इफ यू कैन फेक इट यू कैन मेक इट। तो आप बाहर से स्माइल दिखा रहे हो ना, तो अंदर से भी उसका असर तो आता है। अच्छा हमने एक बहुत अच्छा स्टडी किया, हमारे डॉक्टर प्रोफेसर उषा किरण करके है जो जी कार्डियोथोरेसिक एनेस्थीसिया में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है एम्स में। तो उन्होंने टेंशन हेडेक के ऊपर स्टडी किया कि टेंशन हेडेक में मेडिटेशन का रोल क्या है, मेडिटेशन से ये टेंशन हेडेक या हेडेक की जो बीमारियां होते हैं उसमें जी कितना आराम पड़ता है। तो उसमें मेडिटेशन तो सिखाते लेकिन साथ में उनको एक सिंपल एक्सरसाइज दिया कि स्माइल करना आप सीखो। अब ये स्माइल करना इतना इजी नहीं है, क्योंकि आपका मूड अच्छा नहीं है तो आप स्माइल नहीं कर सकते। नंबर वन, अगर आपका समझो आप अंदर से डिस्टर्ब है, दुखी है, आप स्माइल नहीं कर सकते। आप स्माइल तब कर सकते जब आप मॉडरेट लेवल पे है, लेकिन अगर बहुत खराब अवस्था है उसमें स्माइल आएगा ही नहीं। मैंने ऐसे देखा है, बोला कि स्माइल ऐसे करके चुप हो गए, वो ओरिजिनल नहीं होता है। आप जब अच्छी तरह से स्माइल दे रहे हैं इसका मतलब उस समय आप कंट्रोल में है, भले आप अंदर से थोड़े डिस्टर्ब हो सकते हैं। हाउ आर यू, है ना, इज एवरीथिंग फाइन, ऐसे पूछना माना उस समय आप एटलीस्ट कंट्रोल में तो है। जी लेकिन जब आपका मूड बहुत डिस्टर्ब होता है आप स्माइल नहीं दे सकते हैं। कॉन्वर्सली इन्होंने इन हेडेक वाले पेशेंट को क्या बोला कि आप दिन भर में कम से कम इतने बार तो आप स्माइल करो। अच्छा हाँ, और उनको सिर्फ स्माइल करने को कहा और आपको आश्चर्य लगेगा उससे सिरदर्द कम हो गया। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, जब हम फ्राउन करते हैं या चिंता का पोज रहता है तब हमारे ज्यादा मसल इस्तेमाल होते हैं चेहरे के और सिर के। हम्म, खास करके मैं ऐसा, क्योंकि हेडेक में हमको बताया ये जो मसल का बेल्ट होता है पूरा, हम्म, है ना, ये जी फ्रंटालिस मसल होते हैं, जी टेम्पोरालिस, ये मसल जो होती है ना ये टाइट हो जाती है जी हेडेक वालों में। एक मस्कुलर हेडेक होता है जो दिन भर काम करने के बाद यूजुअली शाम को बिल्डअप होता है। तो जब आप स्माइल करते हैं ना तो ये मसल रिलैक्स हो जाती है। जी और स्माइल करने में कम मसल इस्तेमाल होती है, टेंशन में ज्यादा मसल इस्तेमाल होती है, ठीक है, जी मांसपेशियां, चेहरे की मैं कह रहा हूँ। तो स्माइल करने से डेफिनेटली फायदा होता है, लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि शुरुआत में ना अगर आप अंदर से खुश नहीं है और बाहर से आप स्माइल कर रहे हैं तो वो आर्टिफिशियल और डिस्कनेक्ट लगता है। और लोगों को भी वो कई बार पता चलता है कि ये ना मशीन की तरह स्माइल कर रहे हैं, ये जी ओरिजिनल नहीं आ रहा है, क्योंकि स्माइल के साथ आपके वाइब्रेशन भी आना चाहिए। जी लेकिन हैविंग सेड दिस, मैं जरूर मानूंगा कि गुस्सा करने से या दूसरा मूड दिखाने से स्माइल करना अच्छा है। जी और हो सकता है कि स्माइल करते करते आपके अंदर वो संस्कार डेवलप हो जाए कि मैं स्माइल में रहूं, क्यों मैं ऐसे आर्टिफिशियल स्माइल करूं, जी खुश रहो। अल्टीमेट होगा कि आप अंदर से खुश रहे ताकि जी बाहर से नेचुरली आए। जी लेकिन उसके बाद हम ये जरूर कहेंगे कि यस, सब स्माइल की आदत डालो ना तो धीरे धीरे आपको भी पता चलता जाएगा, नहीं मैं जब स्माइल रखती हूँ ना तो लोगों को अच्छा लगता है, जी लोग अच्छी तरह से बिहेव करते हैं, क्यों ना मैं नेचुरली खुश रहूं। और फिर आपका चिंतन अगर उस दिशा में चलता गया तो आप नेचुरली उस अवस्था में आते जाएंगे। हम हाँ, करते रहे तो अपने आप उसके इफेक्ट्स हमको दिखना शुरू हो जाएंगे। यस यस, पर हम बेनिफिट देखते होता हैं आजकल कईयों को हम फोन लगाते हैं, आजकल कॉल सेंटर्स से हैं, और फोन पे वो लोग सारी जो एक मैकेनिकल उनको जो दिया हुआ है उसी रीति से बात करेंगे। फिर भी वो जो पोलाइटनेस है उसके वाइब्रेशन पहुंच नहीं रहे हैं। अगेन मतलब क्या है। बात है? दो बात है, एक मैं अच्छा हूँ लेकिन सामने वाला कंट्रोल में नहीं है ना, तो जी सामने वाला गुस्सा हुआ है ना,
तो उसको बदलना है। मैं उसको दे रहा हूँ, बोल रहा हूँ, लेकिन अगर वो अपना आपा खो रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं बार बार ये कह सकता है, सर आई एक्नॉलेज योर प्रॉब्लम, मैं समझ सकता हूँ आपको कितना दुख हुआ है, दैट इज करेक्ट टेक्निक। कि आप अप्रिशिएट करो कि ये सर आई अंडरस्टैंड आपका नुकसान हुआ है एंड अपोलोजाइज फॉर द डिस्टरबेंस, जो भी हुआ है उसके लिए मैं क्षमा चाहते हैं। हालांकि इसका कोई दोष नहीं रहता है, मैं यहाँ पे काम करने वाला, मैं आपकी बात मेरे वरिष्ठ तक पहुंचा दूंगा, इतना ही ये कर सकता है, और क्या कर सकता है। लेकिन सामने वाला अगर कंट्रोल में नहीं है तो उसमें इसका कोई दोष नहीं है ना। लेकिन इसमें होता क्या है कि पूरे दिन 10 कस्टमर को हैंडल करते करते हाँ, इतना बेचारा उसको फायर किया जाता है। कस्टमर कर रहे हैं, उसकी ड्यूटी है, उसको करना भी है, सामने कस्टमर भी बोल रहा है, और उसको स्ट्रेस भी क्रिएट करना नहीं है एट द एंड ऑफ द डे। ये सब वो कैसे मैनेज करे? इसको हम कहते हैं प्रोफेशनल हजार्ड, एक शब्द है जी। हर एक प्रोफेशन का अपना हजार्ड होता है ना। जैसे अभी आपको मैं क्या बताऊं कि जो मैंने एक व्यक्ति से मिला, मैं नासिक में, वो वेल्स पर रहता है, जो समुद्र पे, उनका एक अपना रिस्क है, जी। ऑयल लग जाता है, घर से दूर रहते हैं, डिप्रेशन में जाने के चांसेस रहते हैं। हम भी डॉक्टर्स, जी। हमारे पास कितने पेशेंट आते हैं, हालांकि पेशेंट आते ही जब एक अनुभवी डॉक्टर ना दूर से उसका डायग्नोसिस रेडी होता है, जी। फिर भी वो उसके लिए टाइम देता है थोड़ा। लेकिन पेशेंट भी कई बार क्या बोलते हैं, साहब ये गोली तो आपने लिख दिया, अब ये मैं कैसे खाऊं, पानी के साथ खाऊं क्या दूध के साथ खाओ? तो डॉक्टर बोलता है पानी के साथ खाओ, चल जाएगा। फिर थोड़ी देर के बाद आता है, फिर बोलता है डॉक्टर साहब पर ये तो नहीं बताया खाली पेट पे खाओ कि खाने के बाद खाओ। तो डॉक्टर बोलता है ठीक है, खाने के बाद आप खा सकते हैं। फिर वो थोड़ी देर बाद वापिस आ जाता है और फिर बोलता है कि डॉक्टर साहब इस दवाई के साथ खाओ तो चलेगा क्या, इस दवाई के साथ पहले खाओ बाद में खाओ? डॉक्टर बोलते चल जाएगा। फिर वो आता है और चौथी बार फिर से पूछता है, फिर डॉक्टर बोलता है तेरे को जैसे खाना है वो खा, मेरा दिमाग मत खा। तो ये जो थ्रेशोल्ड रहती है हर एक की, आपको समझना है। अगर आपको लगता है कि आप इस कस्टमर केयर वाले फील्ड में हैं, तो आपको ये ट्रेनिंग जरूर दी जाती है कि आप दिन भर में 50 कॉल करते हैं, तो 50 कॉल आपके पास इसलिए आ रहे हैं कि वो डिस्टरबेंस है, उनको मदद की जरूरत है। तो हो सकता है 50 में से 40 आपको फायर करे, जी। ये पहले से ही पता है। जी। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट या इमोशनल इंटेलिजेंस में मेरे को पता है कि पहले से ही है, तो मैं मेंटली रेडी रहता हूँ। मेरे को ये देखना है कि मेरे को उस समय वो कन्वर्सेशन को पॉजिटिव नोट पे कैसे लाना है, एक्चुअली सीखने जैसा है। जी। ये सबको हमको सीखना चाहिए कि कस्टमर केयर को जो ट्रेनिंग दी जाती है, आज हर एक व्यक्ति को जरूरत है उसकी। कि आप दिन भर में 50 लोगों से मिलने ही वाले, एक आम आदमी, जैसे मुंबई में हम रहते, घर से निकलेंगे तो घर वाले एक हो गए, घर के बाद हम बस स्टॉप पे आते तो बस में जो भीड़ है, जो धक्का लगता है, जो लाइन है, वहां से ट्रेन में गए, फिर ऑफिस में मिले, ऑफिस से वापस वही रास्ता, वापस आना, ट्रेन, वापस बस, और घर में। तो दिन भर में 50 कम से कम लोगों से मिलना होता है, और ये 50 लोग भी असंतुष्ट है, आप मान के चलो। तो हर एक के साथ, जैसे कहते हैं ना, हमारे महाराष्ट्र में कहावत है कि रात्र दिन आम्हा युद्धाचा प्रसंग, माना युद्ध के मैदान में जैसे कि हम होते हैं। जी। जैसे कि भगवत गीता में जो युद्ध कहा ना, तो कई बार लोग ये भी कहते हैं कि ये बैटलफील्ड कुरुक्षेत्र नहीं है, हमारा जीवन ही कुरुक्षेत्र हो गया है, और हम रोज युद्ध के मैदान में है। तो उस समय अपने आप को कैसे स्थिर बनाए रखना, ये आर्ट है, ये जीवन जीने की कला है। और ये जो कस्टमर केयर वाले हैं, इनको तो दिन भर युद्ध के मैदान में है। उनको बताया जाता है कोई भी कस्टमर अगर नाराज है हमसे, उनसे गलती हुई है, हमारा इंस्ट्रूमेंट खराब है, फोन खराब है, या और कुछ भी है, वो आपको फायर करेगा, क्योंकि यू आर कंपनी। तो जब वो फायर करेगा तो उसको शांत कैसे करना है। यस सर, आई अप्रिशिएट योर पेशेंस। कई बार होल्ड करते हैं ना तो भी गुस्सा करता है, सर कैन यू होल्ड अ कॉल, मैं आपको वापस इंफॉर्मेशन। उस समय भी लोग गुस्सा आते हैं। कई बार एसटीडी कॉल होता है, तो मेरा टेंशन इसलिए बढ़ रहा है कि मेरा बिल बढ़ रहा है, और छोटी सी इंफॉर्मेशन के लिए उसको टाइम लग रहा है। अभी उसको टाइम लगने का कारण कुछ और हो सकता है, पर बीच बीच में वो वॉइस आएगा, वी अप्रिशिएट योर पेशेंस, और लास्ट में बोला सर वी अप्रिशिएट योर पेशेंस, आपने इतनी देर कॉल होल्ड किया, अभी मेरे को ये जानकारी मिली। और फिर भी अगर उसने गुस्सा किया, सर आई कैन अंडरस्टैंड, उस समय वो लेबल नहीं लगा रहे कि तुम इतना गुस्सा क्यों करते हो, मैं तुमको समझा रहा हूँ ना, ऐसे नहीं बोल रहे हैं।
सर ऐसा ऐसा हुआ, जो फैक्ट्स है उसको रखना चाहिए। जी सी एज पर द फैक्ट्स योर बैंकिंग अकाउंट इज शोइंग दिस, एज पर द फैक्ट्स हमको ये पता चल रहा है, सर मेरा रोल ये है। उस समय वो जजमेंट नहीं दे रही है, ना लेबल लगा रही है जी कि मैं मेरा काम कर रही है तो मुझे क्यों झाड़ रहे हो, वो तो कंपनी का सिस्टम है ना, आई एम ऑल्सो एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। ऐसा जी नहीं बोल रहे सर। सर डेटा ये कह रहा है, इंफॉर्मेशन ये कह रही है। जी सर आई अप्रिशिएट कि आपको तकलीफ हुआ है और मैं आपसे एम्पैथी में हूँ, मैं समझ सकती हूँ, मैं महसूस कर रही हूँ, लेकिन सर यहाँ पर ये ऐसा हो सकता है, फिर वो चुप हो जाते हैं, इट इज जी नॉट जी रिएक्टिंग। तो ये हमको हर फील्ड में इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, वी शुड जी टेक पॉजिटिव फ्रॉम दिस। जी बहुत सुंदर बताया कि ये इस तरह की पूरी सिचुएशन जब हमको डे टू डे लाइफ में हैंडल करनी है तो हमें क्या करना है। आपने कहा ज्ञान यूज होता है मेडिटेशन के साथ में, वो कैसे होता है? हमको बाबा ने ये कहा, शिव बाबा ने मुरली में, कि बच्चे इस ड्रामा में हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, हर आत्मा के अपने अपने जी संस्कार है, तो वो अपने संस्कार के अनुसार बिहेव करेंगे। और परमात्मा ने हमको कहा कि जैसे कहीं आग लगी है तो आपका काम है पानी डालना, ना कि आग जी को बढ़ाना, जी है ना, सिंपल शब्दों में कहा। आप देवता धर्म की आत्मा है, आपको सबको सुख देना है, जैसे परमात्मा सबको सुख देता है वैसे सबको। तो कोई आपको दुख देता है तो आप उसको एक्सेप्ट मत करो, न दुख लो न दुख दो। अभी ये ज्ञान की पॉइंट है। जी तो वो आपको दुख देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट नहीं करो और फिर उसके रिटर्न में आप उसको दुख नहीं दो, आप उस दुख को भी सुख में परिवर्तन करो। तो मतलब वो परमात्मा ने एक पॉइंट बहुत अच्छी कही कि अगर कोई समझो आपको इंसल्ट कर रहा है, आपका कोई दोष नहीं, तो परमात्मा ने, शिव बाबा ने हमको ये बताया कि आप समझो कि उस समय वो कह रहा है, देखो भैया मेरे अंदर सहन शक्ति तो नहीं है, पर तुम तो सहन शक्ति के अवतार हो, तुम तो सहन करो। तो जी वो आपको संपूर्ण बनाने में मदद कर रहा है। ये सब दिव्य गुण और शक्तियों को धारण करना, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो हमारे आजू बाजू में जो भी व्यक्ति आते हैं वो एक्चुअली हमारी मदद करते हैं। परमात्मा ने कहा उसको जी पेपर समझो और आपको उस पेपर में पास होना है। जी तो कोई आपका इंसल्ट कर रहा है तो उस समय आपको ये समझना चाहिए कि वो आपकी सहन शक्ति को बढ़ा रहा है। आप जी इस पॉजिटिव एटीट्यूड से देखो और परमात्मा की याद में उसको इस तरह से देखो, ये भी आत्मा जी है, मैं भी आत्मा हूँ, हम दोनों का स्वधर्म शांति है। पर इस समय ये स्वधर्म में नहीं है, पर है तो मेरा भाई। ये अभी ऐसा बिहेव कर रहा है लेकिन इसका ओरिजिनल नेचर ऐसा नहीं है। परमात्मा, आप इसको शांति की शक्ति देना। ये आध्यात्मिक ज्ञान हमको ऐसे मदद जी करता है। पिछले कुछ समय से आपसे चर्चा करते हुए बार बार यही क्वेश्चन अंदर आता है कि मुझे क्या देना है यस। और मेरा लक्ष्य क्या है। अगर मुझे ये सब करना है तो आई शुड अप्लाई यस। जो आप कह रहे हो। बहुत सुंदर। पूरी बातचीत के लिए हम जाने के पहले एक बहुत अच्छा मेडिटेशन जरूर करना चाहेंगे। अलर्ट होके बैठेंगे, संपूर्ण शरीर बिल्कुल हल्का छोड़ेंगे, ध्यान दो आंखों के बीच में। आप देखेंगे मैं शरीर से भिन्न एक सुंदर दिव्य प्रकाश हूँ, एक दिव्य सितारा हूँ। शरीर भारी है पर मैं बिल्कुल हल्का हूँ। ये शरीर विनाशी है पर मैं अविनाशी चैतन्य सत्ता हूँ और शांति मेरा स्वधर्म। जैसे शरीर के माता पिता है वैसे मुझ आत्मा के माता पिता भी है, परम पिता परमात्मा शिव बाबा, जो 5 तत्वों से पार परम धाम में निवास करते हैं। वो शांति के सागर है, प्यार के सागर है। उनसे शांति का और प्यार का प्रकाश मेरे अंदर प्रवेश कर रहा है। शिव बाबा के प्यार से मैं आत्मा भरपूर हो रही हूँ। इस शांति और प्यार को मैं रोज के जीवन में अनुभव करती हूँ। अगर कोई आत्मा व्यक्ति डिस्टर्ब होके मेरे सामने आता है तो भी मैं उसे हमेशा उसके अनादि स्वरूप में देखती रहूंगी, उसे शांति का प्रकाश दूंगी। शिव बाबा ने मेरे अंदर इतनी शक्ति भर दी है कि शिव बाबा ने मुझे ये समझ दी है कि हर आत्मा का अपना पार्ट है। अगर कोई आत्मा अपने संस्कारों के वश दुखी है, उलट सुलट उल्टे बोल बोल रही है,
तो मेरा काम है उसे शांति का प्रकाश देना, उसको समझने की कोशिश करना, ना कि उसे दुख देना। जैसे शिव बाबा सुख का सागर है, वैसे मैं आत्मा भी मास्टर सुख के सागर हूँ। शिव बाबा का सुख का प्रकाश मेरे द्वारा हर आत्मा को मिलने का मेरा प्रयास, पूरा दिवस भर मैं इसके ऊपर अटेंशन रखता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरी सर्व भावनाएं मेरे नियंत्रण में है। मैं शांति और प्रेम से भरपूर होने के कारण हर व्यक्ति जो मेरे पास आता है उसको शांति और प्यार देने में समर्थ हूँ। मैं स्वयं को भावनिक बुद्धिमत्ता से भरपूर शांति। ओम शांति। बहुत ही अच्छे थॉट आपने मेडिटेशन में जो दिए हमको, उससे एक अच्छा रिलैक्सेशन फील हो रहा है और एक हमको मदद मिलती है बेसिकली मेडिटेशन करने के लिए। जो भी नए मेडिटेशन कर रहे हैं, जो अभी अभी इस मार्ग पर हैं, उनके लिए मैं समझती हूँ आप जो ये थॉट्स देते ये बहुत ही हेल्प करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज की पूरी बातचीत के लिए। ओम शांति। आज हमने ये देखा कि जॉब अगर ऐसा हमारा है जहाँ पर बहुत सारा स्ट्रेस हमको है, जैसे आज हमने कस्टमर केयर का एग्जाम्पल लिया कि किस तरह से दिन में कई 50 कॉल आते हैं, कई बार आप पर स्ट्रेस निकाला जाता है। ऐसे समय पर भी हम राजयोग को कैसे अप्लाई करें, उस ज्ञान को कैसे अप्लाई करें और किस तरह से हम अपने स्ट्रेस को मैनेज करें, इसके बारे में और भी हम आगे चर्चा करेंगे। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप हमें ईमेल से भेज सकते या फोन से संपर्क कर सकते हैं। नए सीक्रेट के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।